आप सभी को नमस्कार। कोविड 19 नामक बीमारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान हम स्वयं को खुश और स्वस्थ कैसे रखें, इस विषय पर आज मैं चर्चा करने जा रहा हूं। आइए सबसे पहले चर्चा ये करते हैं कि आखिर ये कोविड 19 नामक बीमारी है क्या। कोरोना के कारण सबसे पहले 2019 दिसंबर महीने में चीन के वुहान शहर में इसकी उत्पत्ति हुई और जहां से ये विषाणु दुनिया के सारे देशों में फैला। और उसकी जो संरचना है, उसकी कोशिका की जो संरचना है, जो आप देख सकते हैं, जो एक सामान्य कोशिका होती है उसी के जैसी, विषाणुओं की जो कोशिका है उसी के जैसी इसकी संरचना है। विश्व स्वास्थ्य संगठन से प्राप्त जानकारी के अनुसार यह बीमारी कोरोना वायरस के कारण होती है और जिन लोगों में यह बीमारी होती है उनमें सांस लेने की परेशानी देखने को मिलती है। और सामान्यतः चूंकि विषाणु जनित ये रोग है तो इसके लिए कोई दवा नहीं है। एक इसकी प्रक्रिया होती है जिसमें वो धीरे धीरे ठीक हो जाते हैं। समस्या उन लोगों को होती है जो ओल्ड एज के लोग हैं, जो बूढ़े लोग हैं उनको, और वो भी खास करके जिनमें को कुछ समस्याएं हैं, जैसे दिल की बीमारी की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है, सांस की बीमारी है या कैंसर जैसी बीमारी है। तो उन लोगों के लिए ये जरा कठिनाई पैदा करती है ये बीमारी, और जिसके कारण दुनिया के अलग अलग देशों में बहुत से लोगों की मृत्यु भी हो गई है। कोरोना से बचने का सबसे बढ़िया तरीका ये है कि हम इसकी जो विषाणु जो फैल रहे हैं उसको फैलने से रोकें और कोरोना वायरस के बारे में हम जानकारी रखें, और ये भी जानकारी रखें कि जो बीमारी इनसे होती है वो कैसे फैलती है। स्वयं को आप सुरक्षित रखें, दूसरों को भी सुरक्षित रखें जिससे उनमें ये रोग ना हो। और कैसे कर सकते हैं हम, जैसे कि आप लोगों ने टीवी चैनल्स में भी देखा होगा, न्यूज़पेपर्स में भी देखा होगा कि अपने हाथ को साबुन से धोते रहें या सैनिटाइजर से अपने हाथ को साफ करते रहें, अपने मुंह को या चेहरे को हाथ से ना छुएं। ये कुछ बेसिक चीजें हैं जिसके कारण हम बच सकते हैं। और कोरोना वायरस फैलने का जो मुख्य साधन है वो जो सलाइवा है, हमारी जो लार होता है या हमारे नाक से जो द्रव निकलता है वो होता है, या हम छींकते हैं तो उससे कारण भी जो खांसने और छींकने के कारण जो पानी की बूंदें निकलती हैं उसके कारण भी होता है। और यदि ढंग से हम जैसे खांसते हैं तो मुंह पे रुमाल रख लेना चाहिए या टिश्यू पेपर रख लेना चाहिए, या यदि नहीं है तो अपने बाह के ऊपर ही छींक लें, तो इससे फैलने में बचाव होता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन की रिपोर्ट के अनुसार अभी तक कोई भी इलाज कोरोना वायरस का उपलब्ध नहीं है। हालांकि वैज्ञानिक प्रयास कर रहे हैं कि इसकी वैक्सीन बन जाए, इसकी दवा बन जाए, इसलिए हमारे पास बचाव ही इसका इलाज है। जितना इससे दूर रह सकें, जितना इसको फैलने से रोक सकें, वही हमारा बचाव है। हमारी सरकार भी बहुत से स्वास्थ्य कर्मियों के साथ मिलकर कोरोना की महामारी से लड़ने का प्रयास कर रही है, और हम सभी यदि सरकार का सहयोग करेंगे, जो भी गाइडलाइंस जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आ रही है, सरकार की तरफ से जो भी बचाव के उपाय बताए जा रहे हैं, तो यदि हम उनका पालन करेंगे तो हम निश्चय ही इस बीमारी से बच सकते हैं। अक्सर लोगों में ये धारणा रहती है कि हम तो यंग हैं और हमको ये बीमारी नहीं हो सकती है। तो ये धारणा
पूरी तरह गलत है। इस बीमारी से हर उम्र के लोग, क्या बच्चे, क्या वयस्क, क्या बूढ़े, सभी इससे ग्रसित हो सकते हैं। और वे लोग खास करके ज्यादा प्रभावित हो सकते हैं जिनमें अस्थमा की समस्या है, डायबिटीज की समस्या है या किसी भी प्रकार की दिल की बीमारी है। इसलिए इस बीमारी से बचने के लिए जो जो हैंड और रेस्पिरेटरी हाइजीन है, हम उसको मेंटेन करें, अपने को बचाएं, हाथ धोते रहें, सामाजिक जो दूरी है, सोशल डिस्टेंसिंग है, उसका पालन करें। कम से कम 1 मीटर की दूरी जाएं, कहीं दूसरी जगह जाते हैं सब्जी लेने या जिस भी काम से जाते हैं तो रुकें। और कोई जिसके बगल में आप खड़े हैं यदि वो छींकता है तो थोड़ी और दूरी। तो सबसे बचाव का उपाय यही है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है, तो और सोशल डिस्टेंसिंग क्या है कि जैसे हम बहुत सारे सामाजिक कार्यों में सम्मिलित होते हैं, ठीक है, शादी है, ब्याह है, अब इन सब पर लॉकडाउन के कारण पूरी तरीके से रोक लगा दी गई है। क्यों रोक लगाई गई है? क्योंकि हम जब ऐसे समारोहों में जाते हैं तो जाहिर है कि हम लोगों के आसपास खड़े होते हैं, तो उससे एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ये बीमारी होने की जरूरत है। इसीलिए ये सारे आयोजन रोक दिए गए हैं। पूरे देश में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की तरफ से बहुत सी गाइडलाइन उपलब्ध कराई गई हैं, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो इन गाइडलाइंस में सबसे पहली चीज है कि हम अपना हाथ जब भी कहीं बाहर से आए या 20-20 मिनट के बाद धोते रहें। अपने चेहरे को ढक के रखें, नाक खासकर जहाँ से नाक और मुंह जहाँ से विषाणु अंदर जा सकते हैं। यदि जो टिश्यू पेपर हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसको ढके हुए डस्टबिन में ही डालें। यदि हमको जैसे ही सांस लेने में या बीमारी बुखार की समस्या आ रही है, जो भी लक्षण बताए गए हैं बीमारी के, तो हम तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और ऐसे कार्यक्रमों में जाने से बचें जहां पे ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करते हैं। दूसरी चीज कि हमको क्या नहीं करना है, हाथ ना मिलाएं, ठीक है, अपने आंखों को, मुंह को टच ना करें, और जो खुला स्थान है उस वहां पे थूकने की जो प्रक्रिया हम आदतन करते हैं वो भी नहीं करनी है। अब कोरोना के कारण जो लॉकडाउन हुआ है उसकी वजह से सबसे बड़ी समस्या एक व्यक्ति के पास यही है कि इस लॉकडाउन के दौरान वो स्वस्थ कैसे रहे और खुश कैसे रहे। तो आइए हम कुछ चर्चा करते हैं कि कैसे कैसे हम अलग अलग तरीके इस्तेमाल करके हम अपने को स्वस्थ भी रख सकते हैं और खुश भी रह सकते हैं अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो परिभाषा है तो वो ये बताती है कि व्यक्ति स्वस्थ कब माना जाएगा, पूरी तरीके से स्वस्थ कब माना जाएगा, जब वो शारीरिक रूप से, सांवेगिक रूप से, मानसिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से कुशल हो, तभी व्यक्ति को स्वस्थ माना जाएगा, न कि कोई बीमारी नहीं होने के कारण उसको स्वस्थ माना जाएगा। तो एक व्यक्ति स्वस्थ तभी है जब वो शारीरिक रूप से कुशल हो, सांवेगिक रूप से कुशल हो, मानसिक रूप से कुशल हो, सामाजिक रूप से कुशल हो और आध्यात्मिक रूप से कुशल हो। तो सबसे पहले चर्चा करते हैं कि हम शारीरिक रूप से स्वस्थ कैसे रहें। हालांकि लॉकडाउन की स्थिति में हम लोग हैं, लेकिन इस दौरान भी हम घर पर ही कुछ एक्सरसाइजेज कर सकते हैं, हम योग कर सकते हैं, कुछ फिजिकल एक्सरसाइजेज हम लोग कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं। इस समय का जो हमारा खान पान है, चूंकि घर में है
वो भी संयमित होना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जैसे खान पान में आप जो विटामिन्स हैं, जो भी आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने वाले खाद्य पदार्थ हैं, यदि उनका सेवन करेंगे तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे। और एक सबसे बढ़िया चीज़ है कि एडिक्वेट रेस्ट चाहिए, नींद आपको भरपूर मिलनी चाहिए। तो भरपूर मिलने का मतलब ये नहीं है कि आप दिन भर रात भर सोते ही रहें। इतनी भी, जैसे 6 से लेके 8 घंटे तक की जो नींद बताई गई है, उतने समय में आप पूरी तरीके से आपकी नींद पूरी हो जाती है। तो उतनी नींद कम से कम लें तो हम शारीरिक रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। स्वास्थ्य का जो दूसरा पैमाना है कि हम अपने को सांवेगिक रूप से स्वस्थ रखें। अब कुछ लोग कह सकते हैं कि जरूरत पड़े तो हमको क्रोधित होना पड़ता है, जरूरत पड़े तो हमको दुखी भी होना पड़ता है, लेकिन कितना क्रोधित होना है, कितना दुखी होना है, उसके लिए जरूरी है कि आप एक सामवेगिक बुद्धि जो होती है उसका पालन करिए। सामवेगिक बुद्धि क्या करती है, वो आपको बताती है कि किस परिस्थिति में किस तरह के इमोशनल एक्सप्रेशंस दिखाने हैं आपको। अपना इमोशनल रेगुलेशन करने की जरूरत पड़ती है। आप परिवार में हैं तो क्या कहें कि सामने वाले को कष्ट ना हो। आप अपने मित्रों से चर्चा कर रहे हैं फोन पे, तो क्या कहें कि उनको कष्ट ना हो, या उनको भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि वो आपको किसी प्रकार की जो सामूहिक पीड़ा होती है उसका आपको कम से कम सामना करना पड़े। तो इसलिए हमको इमोशनली हेल्दी रहने की जरूरत है। जरूरत पड़ने पर हम विरोध भी करें, लेकिन विरोध भी इस तरह का विरोध ना हो कि दूसरे को बुरा लगे। हम रीजन के साथ, लॉजिक के साथ विरोध करें तो सामने वाले को समझ में भी आता है, तो उसको भी बहुत परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आप अपनी बात उसको समझा पा रहे हैं और आपको भी कष्ट है। इस समय बहुत से मतलब अकेले रहने के कारण ये सारी समस्याएं देखने को मिल रही हैं। परिवार में रहने के कारण जो इमोशनल आउटबर्स्ट हो रहे हैं, इसमें पति पत्नी के बीच भी मनमुटाव की स्थिति आ रही है, तो उससे बचने की जरूरत है। एक संयम के साथ अपने इमोशंस का प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। स्वास्थ्य का जो तीसरा पहलू है वो है मानसिक स्वास्थ्य का। अब इस लॉकडाउन के दौरान हम सभी एक दूसरे से अलग हैं, अपने अपने परिवार के साथ आइसोलेशन की जिंदगी जी रहे हैं, और एकाकीपन बहुत सी समस्याएं लेके आता है। हम एंजाइटी के शिकार हो सकते हैं, हम डिप्रेशन के शिकार हो सकते हैं, हम फोबिया के शिकार हो सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी समस्याएं हैं जिससे बचना आवश्यक है। तो इस दौरान जब कभी भी लगे कि हम अपनी जो भी समस्याएं हैं उनको निजात नहीं पा रहे हैं, तो सरकार ने भी बहुत सारे ऐसे मनोवैज्ञानिकों की नियुक्ति की है, बहुत से हेल्पलाइन नंबर्स दिए गए हैं। तो जब कभी भी आपको लगे कि नहीं, हमको सलाह की आवश्यकता है, जो भी हमको अनुभव हो रहा है इस लॉकडाउन के दौरान, उससे हमें किसी न किसी प्रकार की समस्या का अनुभव हो रहा है, मानसिक समस्या का अनुभव हो रहा है, हम अपने भावों पर नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं, तो उस दौरान यदि जब भी हमको लगे, जाहिर है कि जब हम लॉकडाउन में हैं तो बहुत सी हमारी जो इच्छाएं हैं, कुछ आपको खाने की इच्छा होगी, किसी मित्र से मिलने की इच्छा होगी, या बाहर जाने की इच्छा होगी, तो ये आपकी इच्छाएं, जो आपके जो लक्ष्य हैं, पूरे नहीं हो पा रहे हैं। तो जाहिर है कहीं ना कहीं इससे दुश्चिंता का भाव आएगा, आपके अंदर फ्रस्ट्रेशन का भाव आएगा, जो कहीं ना कहीं एक तरीके से आपको डिप्रेशन, अवसाद की तरफ ले जा सकता है। तो जब कभी भी ऐसा लगे, आपके परिवार के किसी संबंधी को ऐसा लगे कि वो ऐसा लक्षण दिखा रहा है, अकेले रह रहा है, बात नहीं कर रहा है, तो जाहिर है कि उसको कहीं न कहीं मनोवैज्ञानिक परामर्श की जरूरत है। तो बहुत से मनोवैज्ञानिक परामर्श के लिए उपलब्ध हैं, हेल्पलाइंस उपलब्ध हैं, तो उनसे तुरंत आप
फोन पे चर्चा करें और अपनी समस्याएं वो बताएं, तो वो कैसे ऐसी परिस्थिति से निपटा जा सकता है वो आपको बताएंगे। स्वास्थ्य का जो चौथा पहलू है वो है सामाजिक स्वास्थ्य। जाहिर है कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। एक दूसरे से मिलने पर, समाज में रहने पर उसकी जो बहुत सी जो आवश्यकताएं हैं वो पूरी होती हैं। स्टेटस की आवश्यकता है, रिकॉग्निशन की आवश्यकता है, दूसरे आपकी प्रशंसा करें, ये भी आप चाहते हैं। मित्रों से मिलें, संबंधियों से मिलें, तो जाहिर है कि लॉकडाउन के दौरान वो संभव नहीं है। तो अब हमारे पास क्या साधन उपलब्ध है? तो इस समय हमारे पास जो इंटरनेट की सुविधा है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की जो सुविधा है, उसका उपयोग करके हम अपने सगे संबंधियों से मिल सकते हैं, वीडियो कॉल के माध्यम से, फोन के माध्यम से। तो ऐसी परिस्थितियां जो होंगी, तो कहीं ना कहीं हमारी सोशल नीड्स इस वर्चुअल माध्यम से पूरी हो सकती है। हालांकि उस तरीके से नहीं पूरी हो सकती है जब आप लॉकडाउन में नहीं रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं यदि सामने वीडियो पे अपने मित्र को देख लेते हैं, किसी सगे संबंधी को लेते हैं, तो अच्छा महसूस होता है। तो जो भी हमारे पास साधन उपलब्ध हैं, चाहे वीडियो कॉल की सुविधा है, व्हाट्सएप पे करें, फेसबुक पे करें, या जिस पर भी आपको सुविधा हो, उनके माध्यम से आप लोगों से अ, अपनी जो भी भाव आपके मन में आ रहे हैं एक दूसरे से शेयर कर सकते हैं। तो ये जो शेयरिंग का भाव है वो आपके मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर रखेगा। कई बार आप अनुभव करते होंगे कि बड़ा अच्छा नहीं महसूस हो रहा है, तो ठीक है, अपने मित्र के साथ, अपने परिवार के सदस्य यदि घर पे हैं तो उनसे चर्चा करिए। तो कहीं ना कहीं ये हमारी जो सोशल नीड्स हैं उनका पूरा होना जरूरी है। एक दूसरे के साथ जो घुलने मिलने की जो आवश्यकता है उसका पूरा होना जरूरी है। तो लॉकडाउन के दौरान हम एक दूसरे से नहीं मिल सकते हैं, तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से एक दूसरे का हाल चाल लें। ठीक है, वो कैसा महसूस हो रहा है, किसी कष्ट में तो नहीं है, तो बस किसी का हाल चाल पूछ लेना अपने आप में एक बड़ी बात होती है। कहीं ना कहीं एक तरीके से एक उनको एक लगता है कि नहीं, हमारा ध्यान रखने वाला कोई है। तो उनके अंदर जो कई बार जो दुश्चिंता के विकार आते हैं, या वो भय का जो भाव आता है, वो चीजें कम होंगी। इसलिए सोशल इंटरवेंशंस बहुत जरूरी हैं। खास करके इस लॉकडाउन के दौरान हम एक दूसरे से चर्चा करते रहें, सोशल मीडिया के माध्यम से चर्चा करते रहें, मिलते रहें। और जरूरी है कि हम ये जो चर्चाएं करें वो स्वस्थ चर्चाएं करें। हम एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने वाली चर्चाएं न करें, कुछ ऐसी बातें ना कहें दूसरों को जो उसको बुरा लग सकता है। तो यदि बुरा लगेगा तो जाहिर है कि वो भी कुछ ऐसी चीजें कहेगा जो आपको भी बुरा लग सकता है। तो चर्चा जारी रखें, स्वस्थ चर्चा जारी रखें। ये हम सभी के स्वास्थ्य के लिए बहुत आवश्यक है। स्वास्थ्य का जो पांचवा और अंतिम जो पहलू है वो हमारे आध्यात्मिक स्वास्थ्य का है, स्पिरिचुअल हेल्थ का है। स्पिरिचुअल की जब हम बात करते हैं तो स्पिरिट मीन्स हम अपने आत्म की बात करते हैं, स्वयं की बात करते हैं। तो हम क्या क्या गतिविधियां करें जो हम अपने ग्रोथ के लिए कर सकते हैं। अब ये लॉकडाउन का जो समय है, तो आप जो भी आपको करने की इच्छा है, आपको पेंटिंग बनाने की इच्छा हो सकती है, ठीक है, वो सीख सकते हैं। आपको कोई किताब जो नॉर्मल दौरान आप नहीं पढ़ सकते हैं, वो चीजें पढ़ सकते हैं। मेडिटेशन की जो प्रक्रिया है, योग के बाद एक्सरसाइज करते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ध्यान करें। तो इसमें क्या है, स्वयं के विकास की बात करते हैं। तो ऐसी गतिविधियां जो आपको कहीं ना कहीं स्वयं को उन्नत बनाती हैं, स्वयं को डेवलप करने की बात करती हैं। तो कुछ भी चीजें यदि आप सीखें, आजकल ऑनलाइन लर्निंग का जो प्रक्रम चल रहा है, तो कुछ अपने अंदर आपने इजाफा किया, स्वयं को डेवलप कर लिया, कुछ नया ज्ञान, कुछ नई भाषा आपने सीख ली, तो कहीं ना कहीं स्वयं को आपने उन्नत बनाया। तो ये आवश्यक है कि हम अपने
जो भी हमारे नॉलेज स्किल या जो भी हमारे अनुभव हैं उसमें ऐड करते रहें। वो एडिशन आपकी जो आपका जो व्यक्तित्व है उसको निखारता है। तो आध्यात्मिक रूप से भी हमको अपने ग्रोथ के बारे में सोचते रहने की जरूरत है कि क्या क्या गतिविधियां हम करें जो हमको बेहतर बनाती हैं। जो कल हम थे और जो कल हम होंगे, तो कल हम बेहतर होंगे तो हम कौन कौन सी गतिविधियां कर सकते हैं। तो उन गतिविधियों में आपको यदि गाना गाना अच्छा लगता है तो आप गा सकते हैं, गाना सुनना अच्छा लगता है तो सुन सकते हैं। यदि आपको कोई पुरानी मूवी बहुत पहले आपने देखी होगी तो वो देखना अच्छा लगता है तो वो देख सकते हैं। इसमें क्या है कि कहीं ना कहीं आपको जो संतोष है, आपका जो संतोष है वो कहीं ना कहीं वृद्धि हो रही है। तो सेटिस्फैक्शन इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ स्पिरिचुअल डेवलपमेंट। हम अभी ऑनलाइन लर्निंग की चर्चा कर रहे थे तो बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं जिसमें आपका गूगल मीट है, वेबएक्स है। तो इवन बहुत से संसाधन हैं कि दुनिया की किसी दूसरे हिस्से में जो यूनिवर्सिटी है उसका एक शॉर्ट टर्म कोर्स आप कर सकते हैं। आप कोई प्रोग्रामिंग सीख सकते हैं, कोई भाषा सीख सकते हैं। अब ये सारी चीजें क्या करती हैं कि कहीं ना कहीं आपको जो आपका ज्ञान है, जो आपका अनुभव है, जो आपका कौशल है उसको बेहतर करती है। तो आजकल बहुत से जो सेमिनार भी ऑनलाइन हो रहे हैं, वर्कशॉप्स ऑनलाइन हो रहे हैं। तो जब भी किसी सेमिनार या वर्कशॉप में आप प्रतिभागिता करते हैं तो क्या होता है, कहीं ना कहीं उससे सीखते हैं और वो सीखना आपके ज्ञान में परिवर्धन करता है। कुछ समय पूर्व हमारे जो कलीग हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में, प्रोफेसर आतिश परासर सर हैं, मीडिया विभाग में वहाँ पे, जो डीएसडब्ल्यू भी हैं, मनोविज्ञान विभाग में डॉक्टर नरसिंह कुमार जी हैं। तो उन लोगों ने एक पहल की थी जिसमें हम लोगों ने जो मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग पर चर्चा की थी। और उस चर्चा के दौरान आप अपनी बातें कहते हैं तो कई बार जो दूसरे पार्टिसिपेंट गण होते हैं तो क्या करते हैं, आपसे कुछ प्रश्न करते हैं। कई बार वो प्रश्न आपके ध्यान में नहीं होते हैं। तो ये भी एक सीखने का मौका होता है। जो भी जो पैनल में और लोग होते हैं जो अपने विचार रखते हैं उनसे सीखने का मौका मिलता है। जो प्रतिभागी होते हैं जो उस परिचर्चा में प्रतिभागिता करते हैं, ये क्या है, कहीं न कहीं आपके ज्ञान में, आपके कौशल में, आपके अनुभव में इज़ाफ़ा करते हैं और आपके लिए वो एक तरीके से जो भी ज्ञान है आपके पास उसमें एक वृद्धि होती है। तो अभी कल ही एक कार्यक्रम हुआ जिसमें कोविड-19 के ऊपर एक जागरूकता के लिए एक ऑनलाइन प्रशिक्षण कार्यक्रम किया गया, जो एनएसएस के जो कार्यक्रम अधिकारी हैं और जो स्वयं सेवक हैं उनके लिए। तो मैं एक मनोवैज्ञानिक की भूमिका से वहाँ बात कर रहा था कि कैसे ऐसी परिस्थिति में अपने को स्वस्थ रखें, मानसिक रूप से स्वस्थ रखें। कुछ हमारे जो विधि के विद्वान हैं उन लोगों ने इससे संबंधित जो जो लीगल प्रोस्पेक्ट्स हैं कि लॉकडाउन क्यों किया गया, कौन कौन से इससे संबंधित नियम हैं, उनके बारे में बताया। तो कहीं ना कहीं आपके ज्ञान में वो उत्तर उत्तर बढ़ावा होता है ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे वर्कशॉप में प्रतिभागिता करने के कारण। अभी लॉकडाउन के दौरान चूंकि विश्वविद्यालय कॉलेज बंद हो गए हैं तो उसमें ऑनलाइन लर्निंग के ऊपर बढ़ावा दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से भी गाइडलाइंस आ रही हैं कि आप बच्चों को ऑनलाइन मटेरियल उपलब्ध कराइए, संभव हो तो ऑनलाइन कक्षाएं भी आयोजित करिए। तो इससे क्या है कि आप एक रूटीन को फॉलो कर पा रहे हैं, खास करके जब हम टीचिंग में हैं तो इसको फॉलो कर पा रहे हैं। तो इससे क्या है कि आप कहीं ना कहीं अपने रूटीन को जारी रख पा रहे हैं। तो जो भी गतिविधियां आप कर रहे हैं तो एक रूटीन आपका जारी है। और अपनी जिम्मेदारियों के साथ साथ आवश्यकता पड़ती है कि जो भी हमारे मनोभाव हैं हम अपने मित्रों के साथ शेयर कर पाएं, उनका
साझा कर पाएँ। तो जो भी हम असहज महसूस कर रहे हैं, तो मित्रों की तरफ से भी एक बातचीत करने के बाद मन हल्का हो जाता है। तो कहीं न कहीं ये सारी जितनी भी गतिविधियाँ हैं, हालाँकि लॉकडाउन के दौरान हम इसको ऑनलाइन ही कर रहे हैं, तो लेकिन फिर भी अपने मित्रों को मुस्कुराते हुए देखने पर, उनसे बात करके अच्छा अनुभव होता है। तो कहीं न कहीं आपका जो मानसिक स्वास्थ्य है, आपको का बेहतर होता है, आपको जो खुशी मिलती है, तो लॉकडाउन के दौरान ये सारी चीज़ें हम लोग कर सकते हैं। अंत में ईश्वर से प्रार्थना है कि आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और इस लॉकडाउन के दौरान जो भी नियम हैं उसका पालन करते रहें। हम अवश्य ही ये जो कठिन समय है उससे बाहर आएंगे और फिर से एक दूसरे के साथ मिल पाएंगे, फिर से हम सामान्य जीवन जी सकेंगे। थैंक यू वेरी मच।